हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लस। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के रिवीजन सीरीज में आज हम लोग क्लाइमेट चेंज को रिवाइज करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो अर्थ का जितना भी हिस्ट्री है ना, अर्थ का जो एज है उसको हम लोग 5 इपोक में बांटते हैं ना। जैसे अभी इसको इपोक समझने के लिए ऐसे समझिए, सबसे बड़ा अभी ईयर होता है ना। ईयर से छोटा मंथ होता है, मंथ से छोटा डे होता है, डे से छोटा आवर, उससे छोटा मिनट, उससे छोटा सेकंड, है ना। तो उसी तरह से यदि ईयर से हम लोग बड़ा देखते जाएँ तो सबसे बड़ा जो होता है उसको इपोक बोलते हैं। यदि ईयर से ऐसे हम लोग चलते जाएँ ऊपर की तरफ तो जो सबसे बड़ा होता है उसको हम लोग इपोक बोलते हैं। ठीक है, तो 5 इपोक में अर्थ को बांटा गया। प्री कैम्ब्रियन, कैम्ब्रियन, पैलोजोइक, मेसोजोइक, सीनोजोइक। ठीक है, तो प्री कैम्ब्रियन सबसे ओल्डेस्ट है और सीनोजोइक सबसे कंटेम्प्रेरी है, मतलब अभी जो चल रहा है सीनोजोइक इपोक बोला जाता है। ठीक है, तो कौन कौन क्लाइमेट चेंज हुआ है उसके बारे में हम लोग यहाँ पढ़ते हैं। तो पैलोजोइक क्लाइमेट्स वर वार्मर देन कैम्ब्रियन पीरियड। पैलोजोइक क्लाइमेट जो था कैम्ब्रियन पीरियड से गर्म था। कैम्ब्रियन यहाँ है, पैलोजोइक यहाँ है, मतलब कि अर्थ जो है गर्म हुआ। पैलोजोइक क्लाइमेट्स वर वार्मर देन कैम्ब्रियन पीरियड बट मच कूलर क्लाइमेट प्रिवेल्ड ड्यूरिंग कार्बन फॉर्मिंग पीरियड ऑफ पैलोजोइक। तो क्या कह रहा है कि पैलोजोइक क्लाइमेट्स वर वार्मर देन कैम्ब्रियन पीरियड बट मच कूलर क्लाइमेट प्रिवेल्ड ड्यूरिंग कार्बन फॉर्मिंग पीरियड ऑफ पैलोजोइक। लेकिन पैलोजोइक इपोक में जो है कार्बन का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, जिसके कारण से कुछ यहाँ पे अर्थ ठंडा हुआ। बट लास्ट पीरियड ऑफ पैलोजोइक इपोक नोन एज परमियन विटनेस्ड एक्सपेंशन ऑफ ग्रेट डेजर्ट ऑफ मिडिल ईस्ट। जो मिडिल ईस्ट में जो इतना सारा डेजर्ट है कब बना था, तो पैलोजोइक क्लाइमेट के तहत बना था, पैलोजोइक ईरा इपोक में बना था। ड्यूरिंग मेसोजोइक ईरा क्लाइमेट्स पर जनरली वार्म एंड टेम्परेचर फ्लक्चुएट बिटवीन 10 to 20 डिग्री सेल्सियस। मेसोजोइक ईरा के समय क्लाइमेट जो 10 से 20 डिग्री सेल्सियस पोल पे था और 25 से 42 डिग्री सेल्सियस इक्वेटर पे था। सिनोजोइक ईरा में वाज द टाइम ऑफ कंटिन्यूअस कूलिंग। कि सिनोजोइक ईरा में जो है कंटिन्यूअस कूलिंग का टाइम था। पहले अर्थ कूलिंग क्यों बार बार शब्द यूज किया जा रहा है, क्योंकि अर्थ पहले सिर्फ आग का गोला की तरह था। ठीक है, धीरे धीरे वो ठंडा होते गया, ठंडा होते गया। ठीक है, अर्थ में पहले ऑक्सीजन नहीं था, सिर्फ कार्बन था। तो पेड़ पौधा से के द्वारा इतना सारा ऑक्सीजन प्रोड्यूस किया गया है, ठीक है, जो हम लोग अभी सांस लेते हैं। तो सिनोजोइक ईरा के समय क्या था, कंटिन्यूअस कूलिंग हो रहा था। देयर वर ग्रेट एडवांस ऑफ मैसिव ग्लेशियर ड्यूरिंग सिनोजोइक ईरा। जो ग्लेशियर का फॉर्मेशन और सिनोजोइक ईरा के तहत हुआ है, उस ईरा में हुआ है। इस पीरियड डिवाइडेड इनटू प्लेस्टोसीन इपोक एंड हेलियोसीन इपोक। इसको 2 इपोक में बांटते हैं। प्लेस्टोसीन इज कैरेक्टराइज्ड बाय आइस एजेस दैट इज सम एक्सटेंट एक्सप्लेन्ड बाय वोल्केनिक डस्ट हाइपोथेसिस एंड एल्बेडो बेस्ड हाइपोथेसिस। एल्बेडो क्या होता है हम लोग यहाँ पे हम समझते हैं। यहाँ पे एल्बेडो है ना, बर्फ जो होता है या फिर ज़मीन जो होता है लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, मतलब कोई भी सरफेस लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। तो लाइट के रिफ्लेक्टिंग पावर को हम लोग एल्बिडो बोलते हैं। एल्बिडो क्या होता है, लाइट के रिफ्लेक्टिंग पावर को एल्बिडो बोलते हैं। तो बर्फ का एल्बिडो पावर ज़्यादा होता है क्योंकि उजला होता है ना, तो उजला ज़्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, काला सबसे कम लाइट को इफेक्ट करता है ना। तो बर्फ का एल्बिडो पावर ज़्यादा होता है। ठीक है, होलोसीन पीरियड इज मोस्ट रिसेंट जियोलॉजिकल टाइम witnessed warm climate and unusual warmer climatic condition for some decade now and popularly dubbed as global warming। अभी जो देख रहे हैं होलोसीन पीरियड के जैसा है, मतलब होलोसीन पीरियड है। ठीक है, टेम्परेचर हैव बीन इंक्रीजिंग ड्यूरिंग द पास्ट 4 to 5 डिकेड। पिछले 4-5 मतलब कि 4-5 डिकेड यानी 40-50 साल से जो है टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। इन द लोवेस्ट 8 किलोमीटर एटमोसफेयर, खास करके एटमोसफेयर के लोवेस्ट 8 किलोमीटर में। द लोवेस्ट 8 किलोमीटर ऑफ एटमोसफेयर एंड सर्फेस आर इन्फ्लुएंस्ड डिफरेंटली बाई फैक्टर्स लाइक स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन डिप्लीशन। इसमें और क्या क्या हो रहा है, तो स्ट्रेटोस्फेयर में जो ओजोन लेयर है, तो याद रखिए स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर है, उसका डिप्लीशन हो रहा है। ठीक है, अल नीनो का फिनोमिनन यहाँ के कारण से यहाँ पे डिफरेंट इफेक्ट पड़ता है। इन्फ्लुएंस डिफरेंटली बाई फैक्टर लाइक स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन डिप्लीशन, एटमोस्फेरिक एरोजोल एंड अल नीनो फिनोमिनन। द अर्थ एटमोस्फेरिक एरोजोल ग्लेशियर आर मेल्टिंग। अर्थ का जो ग्लेशियर वो मेल्ट कर रहा है फास्टर रेट से। एंड देयर हैज बीन अ डिक्रीज इन स्नो कवर, तो स्नो कवर में डिक्रीज हो रहा है। सेटेलाइट डेटा इंडिकेट दैट देयर हैज बीन अ डिक्रीज ऑफ 10% इन स्नो कवर। सेटेलाइट डेटा से तो पता चलता है लगभग 10% स्नो कवर खत्म हो चुका है। ठीक है, 1960 से देखा जाए तो। नेक्स्ट, तो यहाँ पे एक बॉडी का मेंशन हमने किया है आईपीसीसी। आईपीसीसी क्या है, तो इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज इन इट्स 4th असेसमेंट रिपोर्ट ऑल कंक्लूसिवली एस्टेब्लिश दैट रिसेंट ग्लोबल वार्मिंग नॉट पार्ट ऑफ हिस्टोरिकल टेम्परेचर साइकिल एंड ड्यू टू इफेक्ट ऑफ इंक्रीज अल्टरेशन ऑफ इन्वायरमेंट बाई एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़। कहा जा रहा है कि पहले जो मतलब कि पहले ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बात किया था, तो लोगों का कहना था कि जैसे पहले अर्थ अपने आप को गर्म ठंडा करते रही है उसी तरीके से टेम्परेचर बढ़ रहा होगा। लेकिन आईपीसीसी का 4th रिपोर्ट आया था, 4th असेसमेंट रिपोर्ट, उसमें कहा गया कि अभी जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, अर्थ का जो है हिस्टोरिकल टेम्परेचर साइकिल का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ का कारण है। मतलब कि ये क्यों हो रहा है, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी। एंथ्रोपोजेनिक मतलब आदमी से के द्वारा किया हुआ काम।
एंथ्रोपोजेनिक मतलब कि मानवीय गतिविधियों के द्वारा, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ के द्वारा। आईपीसीसी अपने 5th असेसमेंट रिपोर्ट में क्या कहता है कि क्लाइमेट चेंज भी एडवर्सली इफेक्ट द इकोनॉमी, क्लाइमेट चेंज इकोनॉमी, लिवलीहुड पैटर्न, फूड सिक्योरिटी सब कुछ खतरा में आएगा। यूनाइटेड स्टेट जो था लार्जेस्ट गैस इमीटर था 2010 तक या 2010 में, अभी भी यूनाइटेड स्टेट ही है। ग्लोबल वार्मिंग इज नाउ कंसर्न फॉर रिस्पॉन्सिबल टू सी लेवल राइज, ग्लोबल वार्मिंग के कारण सी लेवल राइज हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है ओशियन वाटर का, आइस मेल्ट कर रहा है, ठीक है। तो इसके कारण से क्या होगा, बहुत सारा कोस्टल एरिया डूब जाएगा, अर्बनाइजेशन खत्म हो जाएगा, कोस्टल एरिया के किनारे फुली या पार्शियली किसी तरीके से समर्ज होगा, छोटे आइलैंड तो पूरी तरीके से डूब जाएंगे, है ना। नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट, नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, तो नेचर में भी कार्बन है जो ग्रीन हाउस इफेक्ट करता है, रिस्पॉन्सिबल एंड नेसेसरी फॉर सस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। तो अर्थ पे लाइफ को सब्सिस्टेंस करने के लिए, रहने के लिए नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट जरूरी है, मतलब कि ग्रीन हाउस इफेक्ट होना जरूरी है, लेकिन एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड ऐसा कहा जाता है। तो लेकिन एंथ्रोपोजेनिक जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है, आदमी के द्वारा जो ग्रीन हाउस इफेक्ट में कंट्रीब्यूशन किया जा रहा है, वो यहाँ पे क्लाइमेट चेंज कर रहा है, वो दिक्कत है। आईपीसीसी जो है प्रेडिक्ट करता है दैट इंक्रीज इन ग्लोबल मीन टेम्परेचर लेस देन 1.8 to 5.4 डिग्री फ़ारेनहाइट एवं 1990 लेवल भी प्रोड्यूस बेनिफिशियल इम्पैक्ट इन सम रीजन एंड हार्मफुल वन इन अदर। क्या करें कि 1.8 से 5.4 डिग्री सेल्सियस, मतलब कि लगभग 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक, इतना फ़ारेनहाइट में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक यदि टेम्परेचर राइज होता है, ठीक है, 1990 के लेवल से, मतलब 1990 को जीरो मानते हुए, 1990 का जो टेम्परेचर था उसको एक बेस मानते हुए, वहाँ से 1 से 3 डिग्री तक टेम्परेचर यदि राइज होता है तो किसी किसी एरिया के लिए फ़ायदेमंद होगा और किसी किसी एरिया के लिए एक नुकसानदायक होगा, ठीक है। बट नेट एनुअल कॉस्ट विल इंक्रीज, लेकिन नुकसान ज़्यादा होगा। इंटर गवर्नमेंटल निगोशिएटिंग कमेटी INC वाज एस्टेब्लिश्ड बाय UNFA, UNFA के द्वारा INC सेटअप किया गया था, इंटर गवर्नमेंटल निगोशिएटिंग कमेटी जिसको बोलते हैं, फॉर ड्राफ्टिंग अ फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज। किस काम के लिए, तो एक ड्राफ्ट बनाने के लिए, मतलब एक ड्राफ्ट करने का मतलब कि एक रूल रेगुलेशन जो पारित नहीं हुआ है, पारित होने के पहले वाले फेज में, तो एक ड्राफ्टिंग बनाने के लिए, ड्राफ्टिंग करने के लिए क्या, तो एक कन्वेंशन ड्राफ्ट करने के लिए क्लाइमेट चेंज पे 1990 में UNFCCC का स्थापना हुआ, चेंज इन 1990, देन UNFCCC यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज वाज अडॉप्टेड बाय INC। तो UNFCCC को अडॉप्ट किया गया INC के द्वारा 1992 में, और 1994 में फोर्स में आया, ठीक है। इसका एम क्या था, इट्स एम टू स्टेबलाइज द ग्रीन हाउस गैस कंसंट्रेशन इन एटमॉस्फेयर एट लेवल डेट वुड प्रिवेंट डेंजरस एंथ्रोपोजेनिक इंटरफेरेंस विद द क्लाइमेट चेंज। इंडिया बिकम पार्टी 1993 थी, इंडिया इसका पार्टी कब बना, 1993 में बना। 1997 के कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में, UNFCCC का कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होते रहता है अधिकांशतः, ठीक है। सबसे लेटेस्ट अभी जो हुआ है मैड्रिड में हुआ है, स्पेन के मैड्रिड में हुआ है सबसे लेटेस्ट जो इसका कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुआ है, आई थिंक 25 था, 25 या 26 था। तो 1997 में UNFCCC का जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी हुआ था क्योटो में, इसको क्योटो प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं। 160 नेशन एग्रीड ऑन क्योटो प्रोटोकॉल, जो फोर्स में आया 2005 में। एज पर क्योटो प्रोटोकॉल इंडस्ट्रियलाइज नेशन प्लेस टू रोल बैक, जो क्योटो प्रोटोकॉल के तहत क्या, तो जो इंडस्ट्रियलाइज नेशन थे, है ना, जो ज़्यादा इंडस्ट्री सेटअप कर चुके थे, जैसे USA UK वगैरह, उनको CO2 को कम करना था, CO2 इमिशन को, मीथेन को कम करना था, नाइट्रस ऑक्साइड के इमिशन को कम करना था, ठीक है। 1990 के लेवल से 5.2% तक कम करना था, 1990 को बेस मानते हुए 5.2% कम करना था 2012 तक, ठीक है। मतलब 2012 के पहले 1990 के पहले वाले रेंज में आ जाना है, ऐसा कहा गया, ठीक है। किसको, तो क्योटो प्रोटोकॉल के तहत इंडस्ट्रियलाइज नेशन को कहा गया। तो फर्स्ट कमिटेड पीरियड वाज सेटअप अप टू 2012। तो पहला जो सेटअप किया गया कि 2012 तक, मतलब पहला जो होमवर्क दिया गया एक तरह से बोल सकते हैं, जो टास्क दिया गया कंट्री को 2012 तक इमिशन को कम करने के लिए। क्योटो प्रोटोकॉल हैज इंट्रोड्यूस 3 मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म। क्योटो प्रोटोकॉल का 3 मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म डेवलप हुआ, क्या क्या, इमिशन ट्रेडिंग जिसको कार्बन ट्रेडिंग भी बोलते हैं, द क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म और ज्वाइंट इम्प्लीमेंटेशन। तो कार्बन ट्रेडिंग क्या है, तो जैसे अर्थ जो है, अर्थ तो सबका है, तो इसके तहत हर किसी को अर्थ को दोहन करने का अधिकार मिला है, ठीक है। जैसे हर आदमी के हिस्से में जितना कार्बन इमिशन करने का अधिकार मिला है, हर आदमी को जो है कुछ कार्बन इमिट करने का अधिकार मिला है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं, है ना। तो यदि उस लिमिट में वो करता है, ठीक है, तब तक तो ठीक है। लेकिन यदि ज़्यादा कार्बन इमिट करने लगता है, जैसे नॉर्मल आदमी है, एक आदमी है जो सिर्फ सांस लेता है फिर भी कार्बन इमिट कर रहा है, साइकिल से चलता है, पैदल चलता है, मतलब वो व्हीकल यूज नहीं करता है, तो जो है अपने जितना उसको मिला है अधिकार उतना ही यूज कर रहा है। लेकिन वो क्या करता है, मान लीजिए बाइक खरीद लेता है, घर में AC लगा लेता है, तो क्या कर रहा है, फिर वो कार्बन इमिशन अपने अधिकार से ज़्यादा कर रहा है, उसको जितना दिया गया हिस्सा में उससे ज़्यादा यूज कर रहा है ना। तो उसको क्या करना पड़ेगा,
तो जो आदमी अपना हिस्सा भी यूज नहीं कर रहा उसे खरीदना पड़ेगा कार्बन, ठीक है। तो ये इनडायरेक्टली यहाँ पे कार्बन खरीदा नहीं जाएगा। जैसे यूएसए को एक बता दिया है कि आप साल में मान लीजिए कि यूएसए को बोला गया कि 30 टन तक आप कार्बन इमिट कर सकते हैं। चाइना को बोल दिया है कि आप 20 टन कार्बन इमिट कर सकते हैं, हाइपोथेटिकली ऐसा बोल रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए। तो यदि अमेरिका जो है क्या करता है 40 टन कार्बन एक्सक्रीट करता है, कार्बन इमिट करता है, और चाइना यहाँ पे मान लीजिए कि 12 टन इमिट करता है, लेकिन चाइना को कितना मिला था 20 टन, ये कितना कर दिया 40 टन। तो 10 टन को पे करना पड़ेगा इसको, 10 टन का प्राइस, मतलब कि इसे खरीदेगा कि हम 10 टन एक्स्ट्रा किए हैं, तो बोलेगा कि हमारे पास 8 टन ही बचा है, तो ये 8 टन का प्राइस लेगा। बाकी का 2 टन अमेरिका किसी दूसरे कंट्री से लेगा जो कम अपने हिस्से से कम यूज कर रहा है। तो इससे क्या होगा, तो जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाता है, तो वहाँ का जीडीपी बढ़ता है। तो मान लीजिए कोई कंट्री इंडस्ट्रियलाइज नहीं हुआ है, तो अपने हिस्से का कार्बन नहीं यूज कर रहा है, तो उसको पैसा यहाँ से मिल जाएगा, तो उसको बिना प्रोडक्शन किए पैसा मिल गया है ना। तो एक तरह से एक लेवल प्लेइंग फील्ड बन जाएगा, ठीक है। आपको यदि नहीं समझ में आए तो दोबारा समझिए। जैसे मान लीजिए कि एक कंट्री को 30 इमिट करने का मिला है और एक को 20 मिला है, तीसरे को 15 मिला है, ठीक है। तो मान लीजिए कि 30 जिसको इमिट करने के लिए मिला था वो 40 इमिट कर रहा है, 40 टन या कोई भी यूनिट मान लीजिए उतना कार्बन इमिट कर रहा है। जिसको 20 मिला था वो 13 इमिट कर रहा है, जिसको 15 मिला था वो 10 ही इमिट कर रहा है। तो इसको जो है 10 यूनिट जो ये एक्स्ट्रा इमिट किया, इसके लिए इसको फाइन लगाया जाएगा। एक तरह से बोल सकते हैं कि इस पर फाइन लगाया जाएगा, तुम अपने हिस्से से ज़्यादा क्यों यूज कर रही है। और वो फाइन का पैसा किसको दिया जाएगा, ये दोनों को बांट दिया जाएगा, क्योंकि ये अपने हिस्से से कम यूज किया है ना। तो 10 को इस जैसे यहाँ से 7 है, यहाँ से ये तो 5 है ना, तो मान लीजिए कि इसको 7 का पैसा दिया गया, इसको 3 का पैसा दिया जाएगा, कोई दूसरे कंट्री से इसको 2 का पैसा दे दिया जाएगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग कार्बन ट्रेडिंग बोलते हैं, या इमिशन ट्रेडिंग। सिर्फ कार्बन का नहीं, नाइट्रोजन, आजकल तो सारे मतलब कि जितने पोल्यूटेंट है सबका ट्रेडिंग होने लगा है, ठीक है। तो इमिशन ट्रेडिंग का सिस्टम यहीं से आया, क्योटो प्रोटोकॉल से आया। क्लीन डेवलपमेंट मिशन और ज्वाइंट इंप्लीमेंटेशन। इमिशन ट्रेडिंग और कार्बन ट्रेडिंग सेट टारगेट है ना, इसमें क्या किया जाता है, टारगेट या लिमिट सेटअप किया जाता है रिड्यूसिंग इमिशन को रिड्यूस करने के लिए। और यदि कोई एक्सेस कर देता है, ठीक है, एक्सेस अपने कैपेसिटी से एक्सेस प्रोडक्शन का मतलब इमिशन कर देता है, तो जो अपना टारगेट को नहीं पूरा किया है, जो अपने टारगेट के हिसाब से नहीं यूज किया है, उसको पैसा देना पड़ेगा उसको, ठीक है। तो ये था इसके बारे में, मतलब कि इमिशन ट्रेडिंग के बारे में। ज्वाइंट इंप्लीमेंटेशन और सीडीएम क्या है, मतलब कि क्लीन डेवलपमेंट मिशन और ज्वाइंट इंप्लीमेंटेशन आर 2 प्रोजेक्ट बेस्ड मैकेनिज्म विच फीड द कार्बन मार्केट। JI enable industrialized country to carry out joint implementation project with other developed countries, while the CDM involves investment in sustainable development project that reduce emission developing countries। तो JI के तहत क्या है कि एक डेवलप्ड कंट्रीज या इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज दूसरे इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज के साथ, है ना, JI क्या है, तो इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज टू कैरी आउट ज्वाइंट इंप्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट विद अदर डेवलप्ड कंट्रीज। तो एक डेवलप्ड कंट्री दूसरे कंट्रीज के साथ मिल करके इमिशन को रोके, है ना। एक डेवलप्ड कंट्री दूसरे डेवलप्ड, क्योंकि इन लोग के पास टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा है ना, इन लोग के पास पैसा भी काफ़ी ज़्यादा है, इन लोग का जीडीपी काफ़ी ज़्यादा है। तो क्या हो जाएगा, मतलब दोनों डेवलप्ड कंट्रीज मिल करके कुछ नया टेक्नोलॉजी आविष्कार करे या फिर कोई और काम करे, तो मतलब कि ज्वाइंट इंप्लीमेंटेशन करे कोई प्रोजेक्ट को, ठीक है। और उसके तहत ये सोचे कि कार्बन इमिशन को कैसे कम करना है, ठीक है। तो ये है JI के तहत। JI के तहत क्या होता है, 2 डेवलप्ड कंट्रीज आपस में एक कोलेबोरेशन करते हैं और रिसर्च करते हैं कि किस तरीके से मतलब कि कार्बन इमिशन को कम करे, पोल्यूशन को कैसे कम करे, ठीक है। और वहीं CDM के तहत क्या होता है, क्लीन डेवलपमेंट मिशन के तहत डेवलप्ड कंट्री जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे जोर देते हैं, और डेवलपिंग कंट्री को उसके लिए बोला जाता है कि आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस कीजिए, ठीक है। तो उसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट किया जाता है ना, मतलब CDM के तहत सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है COP15 जो हुआ था, COP15 जो हुआ था, A2 UNFCCC एंड CMP5 टू क्योटो प्रोटोकॉल वाज हेल्ड इन कोपेनहेगन डेनमार्क इन 2009। COP15 2009 में हुआ था। डेट प्रोसीजर द कोपेनहेगन अकॉर्ड, वहाँ पे कोपेनहेगन अकॉर्ड साइन हुआ, एक कोपेनहेगन अकॉर्ड साइन हुआ, विच एक्सप्रेसेज ए क्लियर पॉलिटिकल इंटेंट टू कॉन्स्टेंट कार्बन एंड रिस्पॉन्ड टू क्लाइमेट चेंज इन बोथ शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म। तो वहाँ पे बोला गया कि अब जो है, मतलब कि 2009 में ऐसा तय किया गया कि अब जो है कार्बन, मतलब कि क्लाइमेट चेंज अब एक सीरियस प्रॉब्लम हो चुका है, इसलिए इसको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों तरीके का कुछ यहाँ पे लाना पड़ेगा, है ना, इसको रोकने के लिए। इन लॉन्ग टर्म गोल इट सेट मैक्सिमम ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर शुड नॉट एक्सीड 2 डिग्री सेल्सियस। तो ऐसा बोला गया कि प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन लेवल से, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन लेवल का, है ना, बेस किसको माना गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन लेवल, मतलब कि 18th सेंचुरी के लेवल को, ठीक है।
वहाँ से 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर नहीं बढ़ना चाहिए। जो टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है ना, तो प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन लेवल से 2 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर नहीं बढ़ना चाहिए। यूएनएफसीसी के COP15 में ऐसा तय किया गया, ठीक है। और इसके तहत 100 बिलियन प्रति साल खर्च किया जाएगा क्लाइमेट चेंज के नाम पे, ठीक है। क्लाइमेट फंड सेटअप किया जाएगा, कोपेनहेगन ग्रीन क्लाइमेट फंड उसका नाम होगा, उसमें 100 बिलियन पैसा यूज किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है COP18 दोहा में हुआ था, कतर का कैपिटल दोहा है, तो COP18 दोहा में हुआ था 2012 में। और क्योटो प्रोटोकॉल और फिर जो भी यहाँ पे किया गया था उसको यहाँ पे रिव्यू किया गया। इसमें क्या क्या है, विथ एक्सेप्शन ऑफ रसिया, न्यूजीलैंड, जापान एंड कनाडा, ऑल अदर कंट्रीज दैट वर पार्ट ऑफ फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड इंटर्ड इनटू द सेकंड राउंड विथ कैलकुलेशन सम अदर कंट्रीज। तो यहाँ पे जैसे हम लोग देखे थे ना कि पहला एक टारगेट रखा गया था 2012 तक का, कि 2000 के एक लेवल तय किया गया था ना कि इस लेवल से हम लोग टेम्परेचर को नहीं बढ़ने देना है। अभी हम लोग पढ़े थे यहाँ पे, देखिए एक मिनट, यहाँ है 97 में तय किया गया था कि 2012 के लिए एक गोल तय किया गया था, एक टारगेट तय किया गया था कि 1990 के लेवल से 5.2% कम करना है ना। 2012 में क्या होना चाहिए, तो 1990 में जितना पॉल्यूशन था उससे 5.2% कम होना चाहिए 2012 में, ये तय किया गया था 1997 में। तो 2012 में जो गोल यहाँ पे, मतलब 2012 में जब पार्टी का मीट हुआ है ना, जब COP18 का मीटिंग हुआ यूएनएफसीसी का, तो वहाँ पे लोग अपना रिव्यू किए कि कौन कितना उस टारगेट को पूरा किया है। उसके बाद फिर इसका सेकेंड राउंड चालू हुआ है ना, 2012 के बाद से 2020 के लिए एक पीरियड चालू किया गया। इसका कहा कि 1990 से 18% कम इमिशन करना है। पिछला बार क्या था, 5.2% था, ठीक है। तो इसमें बहुत सारा कंट्री जो पहले थे, पहले वाले टारगेट में थे, वो छोड़ दिए, जैसे न्यूजीलैंड, जापान, रसिया, ये सब छोड़ दिया, रसिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, जापान। इसके अलावा बहुत सारा कंट्री नया जुड़े भी इस मतलब कि इस मुहिम में, ठीक है। तो ये कहाँ पे हुआ, COP18 में हुआ, दोहा की राजधानी, कतर की राजधानी दोहा में। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिलीज नेशनल एक्शन प्लान, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा नेशनल एक्शन प्लान रिलीज किया गया क्लाइमेट चेंज पे 2008 में, जिसमें 8 मिशन टारगेट किया गया है 2017 तक के लिए। इसको जो है NAPCC को जो हेड किया जाता है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, नेशनल एक्शन प्लान क्लाइमेट चेंज को जो है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा हेड किया जाता है, जिसमें सोलर एनर्जी एफिशिएंसी, सस्टेनेबल हैबिटेट, वाटर मिशन, सस्टेनेबल हिमालयन इकोसिस्टम, ग्रीन इंडिया, ये सब पे जोर दिया गया है, ठीक है। तो ये था UNFCCC के बारे में, क्लाइमेट चेंज के बारे में, ठीक है। तो यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।